नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त जारी। मैया सम्मान योजना झारखंड राज्य के अंतर्गत चलने वाली योजना है और झारखंड राज्य सरकार ही राज्य की महिलाओं तक इस योजना का लाभ पहुंचाती है। इस योजना को लेकर सरकार ने घोषणा की हुई है कि इस योजना में महिलाओं को 2500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और इस घोषणा के चलते ही महिलाओं को इस योजना में 2500 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। वर्तमान समय तक महिलाओं को इस योजना में 15वीं किस्त की राशि मिल चुकी है, जिसके बाद में अब महिला लाभार्थियों को 16वीं किस्त की राशि प्रदान की जाएगी और ये राशि केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जिन्होंने इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी की हुई है तथा जो इस योजना के लिए पात्र है। मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त के लिए क्या नवीनतम जानकारी है और संपूर्ण संबंधित जानकारी जानने के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें। मैया सम्मान योजना की शुरुआत झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 3 अगस्त 2024 को की गई थी, जिसके बाद में इस योजना की पहली किस्त 18 अगस्त 2024 को प्रदान की गई थी और फिर लगातार इस योजना के माध्यम से किस्तें प्रदान की गई। वहीं 15वीं किस्त की राशि कुछ जिलों के अंतर्गत 17 अक्टूबर 2025 से भेजनी शुरू कर दी गई थी, जो कि अनेक लाभार्थी महिलाओं को मिली थी। 16वीं किस्त की राशि अब महिला लाभार्थियों को इसी नवंबर के महीने में मिलने की संभावना है, वहीं बहुत ही जल्द मिल सकती है। ऐसे में सभी महिलाएं लाभार्थी आधिकारिक जानकारी को जानने के लिए आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर बनाकर रखें और मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से भी जानकारी को हासिल करें। नवंबर के महीने के अंतर्गत भी मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त की राशि 17 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में महिला लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जा सकती है। लेकिन महिला लाभार्थियों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अभी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है, जो कि किसी भी वक्त आ सकती है और ये सूचना आने के बाद ही 16वीं किस्त की राशि मिलेगी। इस योजना से संबंधित जानकारियां वायरल होने की वजह से अनेक महिलाओं तक जानकारी पहुंचती है और सभी महिलाएं ही कहीं न कहीं इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं। लेकिन सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि केवल उन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा जो कि झारखंड राज्य की निवासी हैं और जिन्होंने इस योजना के लिए आवेदन किया हुआ है तथा जिनके सभी KYC के दस्तावेज मौजूद हैं तथा बैंक में खाता खुलवाया हुआ है। पिछली बार राशि मिलने पर राज्य के जिन जिलों के अंतर्गत महिलाओं को 15वीं किस्त की राशि नहीं मिल पाई थी, उन जिलों के अंतर्गत इस बार 2 किस्तें एक साथ प्रदान की जा सकती हैं। वहीं 2 किस्तें एक साथ मिलने की वजह से महिलाओं को 5000 रुपए की राशि प्राप्त होगी। हालांकि इस विषय से जुड़ी जानकारी भी आधिकारिक रूप से बता दी जाएगी। रांची में जज के सरकारी ड्राइवर का शव धुरवा डैम से बरामद। मरने वालों की संख्या हुई 4। धुरवा डैम में हुए एक हादसे में डूबे चौथे व्यक्ति पुलिसकर्मी सत्येंद्र सिंह का शव आखिरकार सोमवार की सुबह बरामद कर लिया गया। इससे पहले इसी घटना में मारे गए 3 अन्य पुलिसकर्मियों के शव पानी से निकाले जा चुके थे। सत्येंद्र सिंह की तलाश में NDRF और स्थानीय गोताखोरों की टीम लगातार जुटी हुई थी। ये घटना उस समय हुई जब जमशेदपुर के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज PDJ की सुरक्षा टीम के 4 पुलिसकर्मी एक सरकारी वाहन से यात्रा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 14 नवंबर की रात उनकी कार अनियंत्रित होकर धुरवा डैम के पानी में जा गिरी। 15 नवंबर की सुबह स्थानीय लोगों ने डैम के किनारे एक वाहन को पानी में डूबे होने की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF और NDRF की टीमें मौके पर पहुंची और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान गोताखोरों ने डूबी हुई कार के भीतर से 3 पुलिसकर्मियों के शव बरामद किए, जिनकी पहचान उपेंद्र कुमार सिंह, रॉबिन कुजूर और चालक अनिल सिंह के रूप में हुई थी। माना जा रहा है कि ये तीनों कार के अंदर ही फंस गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। हालांकि चौथा व्यक्ति चालक सत्येंद्र सिंह कार के भीतर नहीं मिला। पुलिस ने आशंका जताई थी कि कार के पानी में गिरते ही वह बाहर निकलने की कोशिश में डैम में कूद गया होगा, लेकिन वह भी डूब गया। सत्येंद्र सिंह की खोज के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी दौरान सोमवार की सुबह सत्येंद्र सिंह का शव भी डैम से बरामद कर लिया गया। इस हादसे में मरने वाले 4 पुलिसकर्मी जमशेदपुर के जगुसुलाई इलाके के रहने वाले थे। बोकारो के जगेसर में हाथियों का आतंक, महिला को कुचलकर मार डाला। रामगढ़ जिला से सटे बोकारो जिले के जगेसर OP क्षेत्र के खरकंडा गांव में रविवार की देर रात जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने गांव की एक महिला सांझो देवी 45 वर्ष को कुचलकर मार डाला। पैरों और सूंड से प्रहार कर कई घरों को नुकसान पहुंचाया और वहां रखी खाद्य सामग्री को या तो खा गए या फिर नष्ट कर दिया। खेतों में लगी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार देर रात हाथियों का झुंड जंगल से भटककर गांव की ओर आ गया। हाथियों ने गांव में घंटों उत्पात मचाया। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। गांव में हाथियों के आने की सूचना पर ग्रामीण डरकर अपने अपने घर की छत पर चढ़ गए और किसी तरह जान बचाई। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सोमवार की सुबह इललपनिया रोड जाम कर दिया। वे मृतक के परिवार और क्षतिग्रस्त घरों के लिए मुआवजा देने की मांग कर रहे थे।
हाथियों को भगाने की सामग्री सहित वन विभाग से घटनास्थल के समीप कार्यालय बनवाने की भी मांग कर रहे थे। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले भी हाथियों ने एक नवयुवक को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। जंगल से सटे होने के कारण इलाके के ग्रामीण आए दिन जंगली जानवरों, खासकर हाथियों के आतंक से परेशान रहते हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 3 पंचायतों में हाथियों के भगाने की सामग्री एक ही जगह उपलब्ध है, जो गांव से बहुत दूर है। हाथियों के उत्पात की जानकारी मिलने पर अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। जनता के बीच फिर जाएगी हेमंत सरकार, पंचायत स्तर पर शुरू होगा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। राज्य में एक बार फिर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। हेमंत सरकार के द्वारा पूर्व में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में काफी सफलता मिलने के बाद एक बार फिर सरकार ने जनता के बीच जाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, सरकार के सभी प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर आम ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त करने तथा जांच के बाद उन्हें स्वीकृत कर योजना का लाभ स्थल पर ही लाभार्थी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आगामी 21 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आम लोगों से जुड़े छोटी मोटी समस्याओं के समाधान के साथ साथ जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, लैम्स पैक्स सदस्य अभियान, सार्वजनिक पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, हरा राशन कार्ड, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना और अबुआ आवास योजना के तहत प्राप्त आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर लिए जाएंगे। राज्य के हर जिलों में पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले विशेष शिविरों का जायजा लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जिलों का दौरा करने वाले हैं। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले इस पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी दल भाजपा ने पिछले आपके द्वार कार्यक्रम की तरह आम लोगों के आवेदनों को कूड़ेदान में डालने की बात कहते हुए इसकी आलोचना की है। पार्टी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि जिस तरह से पिछले आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों के आवेदन लेकर उसका समाधान नहीं किया गया, उसी तरह से एक बार फिर लोगों को भ्रमित करने के लिए सरकार द्वारा एक कोशिश की जा रही है, जिसका कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है कि लोगों की समस्या का समाधान किया जा सके। विधानसभा नियुक्ति घोटाले में सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को। विधानसभा नियुक्ति घोटाले में सीबीआई की याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की पीठ में इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी थी। सीबीआई ने इस रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। झारखंड विधानसभा में हुए नियुक्तियों के दौरान अनियमितता का मामला प्रकाश में आने के बाद मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। क्योंकि विधानसभा ने एक सदस्य न्यायिक आयोग की अनुशंसा और तत्कालीन राज्यपाल वर्तमान राष्ट्रपति ने भी विधानसभा अध्यक्ष को सीबीआई जांच कराने का निर्देश दिया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में एक सदस्य न्यायिक आयोग का गठन कर दिया। इस आयोग का गठन का उद्देश्य यह बताया गया कि जस्टिस विक्रमादित्य आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में कार्रवाई करने के दौरान आने वाली कानूनी परेशानियों का हल निकालने के लिए जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय आयोग का गठन किया गया है। लेकिन जस्टिस मुखोपाध्याय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में विक्रमादित्य आयोग की सारी अनुशंसाओं को खारिज कर दिया। साथ ही विधानसभा के तत्कालीन दोनों अध्यक्षों के खिलाफ की गई कार्रवाई की अनुशंसा को खारिज कर दिया। तत्कालीन अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में विधानसभा में 274 पदों पर हुई नियुक्तियों में अनियमितता पाई गई थी। इसके अलावा आलमगीर आलम के कार्यकाल में 324 पदों पर हुई नियुक्तियों के दौरान भी बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई थी। विक्रमादित्य आयोग ने इसके लिए तत्कालीन दोनों अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी, लेकिन जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय आयोग ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह बिंदु विक्रमादित्य आयोग की कार्यसूची में शामिल नहीं था, इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के नाम पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम को फर्जी कॉल एफआईआर दर्ज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम का दुरुपयोग कर एक व्यक्ति के द्वारा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और उनकी पत्नी को परेशान करने का मामला सामने आया है। शनिवार की देर रात इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव के द्वारा रांची के गोंदा थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के नाम का दुरुपयोग कर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और उनकी पत्नी को फोन कर परेशान करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री आवास में कार्यरत मुख्यमंत्री के प्राइवेट असिस्टेंट जय प्रसाद ने गोंदा थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में बताया गया है कि एक व्यक्ति ने खुद को झारखंड का मुख्यमंत्री बताकर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री को फोन किया और अनावश्यक रूप से उन्हें परेशान किया। आवेदन में ये भी बताया गया है कि जिस नंबर से डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को कॉल किया गया था, उसी नंबर से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी फोन कर परेशान कर चुका है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने और वीवीआईपी को परेशान करने की गंभीर और निंदनीय कार्यवाही बताया है। शिकायत में कहा गया है कि फोन कॉल की रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में उपलब्ध है, जिसमें ये स्पष्ट सुनाई देता है कि फोन करने वाले आरोपी ने खुद को झारखंड का मुख्यमंत्री बताकर असभ्य और संदिग्ध तरीके से बातचीत कर रहा है। दूसरी तरफ मामला आने के बाद से ही रांची पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। रांची पुलिस की साइबर सेल और टेक्निकल सेल दोनों ही मामले की तफ्तीश में जुटी हुई हैं। इस मामले में रांची पुलिस को सीएम का निर्देश भी मिला है कि वो जल्द से जल्द आरोपी की तत्काल पहचान कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे। पुलिस की टीम फोन लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड, सिम कार्ड के आधार पर आरोपी की पहचान कर रही है। एफएसओ और सीडीपीओ रिजल्ट जारी करने की मांग जेपीएससी कार्यालय के बाहर छात्रों ने शुरू किया सत्याग्रह आंदोलन। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ और सीडीपीओ परीक्षा परिणाम जारी नहीं किए जाने से नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को जेपीएससी कार्यालय के बाहर सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। रांची में आयोग कार्यालय के सामने सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं जुटे और शांतिपूर्ण ढंग से धरना देकर रिजल्ट जारी करने की मांग करते रहे। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा आयोजित हुए 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आयोग की ओर से न तो परिणाम जारी किया गया है और न ही किसी निश्चित समय सीमा की घोषणा की गई है। इससे उम्मीदवारों में गहरी निराशा और असंतोष है। छात्रों ने कहा कि तैयारी, पैसे और समय लगाने के बावजूद लगातार अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। धरना दे रहे अभ्यर्थी सत्यनारायण शुक्ला ने कहा कि हमारी मांग बहुत सरल है। एफएसओ और सीडीपीओ का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। एग्जाम को हुए 12 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन आयोग की तरफ से कोई ठोस सूचना नहीं मिल रही। आज हम शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर बैठे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो आंदोलन और भी बड़ा होगा। छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल दोपहर में जेपीएससी के अधिकारियों से मिलने अंदर गया। बैठक के बाद छात्रों ने बताया कि आयोग ने उन्हें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि अभ्यर्थियों ने कहा कि यह आश्वासन उन्हें पहले भी कई बार दिया जा चुका है, लेकिन परिणाम अब तक घोषित नहीं हुआ। अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि जब परीक्षा ले ली गई, आंसर शीट तैयार हो गई और मूल्यांकन कार्य भी पूरा बताया जा चुका है, तो फिर रिजल्ट जारी करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। छात्रों ने आरोप लगाया कि आयोग की कार्यशैली पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है और इस देरी से अभ्यर्थियों की उम्र निकल रही है, अवसर छिन रहे हैं। गढ़वा में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में घोटाला, लाभुकों को कागजों पर ही मिला लाभ। गढ़वा जिले में लाभुकों को योजना के लाभ से वंचित रखने का मामला सामने आया है। यहां शीर्ष पदों पर बैठे लोग ही लाभुकों के हितों पर डाका डाल रहे हैं। बड़े बड़े ओहदे पर बैठे लोग अपने सगे संबंधियों को योजनाओं का लाभ दिलाने में व्यस्त है। वेंडर पर सरकारी योजना का लाभ लेने का आरोप लगा है। दरअसल गढ़वा पशुपालन विभाग और गव्य विकास योजना में घोर अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना में लापरवाही का आलम यह है कि आदिवासियों को उनके हक से वंचित रखा जा रहा है। पशुपालन विभाग से नगर उंटारी प्रखंड के कोइंदी गांव में रहने वाले एक उरांव परिवार को सूकर विकास योजना का लाभ सिर्फ कागजों पर ही मिला है। विभाग वास्तविक लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने में नाकाम दिख रहा है। कांडी प्रखंड के लामारी कला में ग्रामीणों को मुर्गी पालन योजना के तहत लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन यहां भी लाभुकों को लाभ से वंचित कर दिया गया है। इधर गव्य विकास योजना की ओर से अभी हाल में ही एक वेंडर पर 29 लाख रुपए की घोटाले का आरोप लगा है, जिसके बाद वेंडर पर प्राथमिकी तक दर्ज कर दी गई है। रमना प्रखंड के इस वेंडर पर खुद ही 22 योजनाओं का लाभ लेने का आरोप लगा है। इस मामले में जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी पर भी आरोप है कि उन्होंने अपने सगे संबंधियों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए योजना में नाम जुड़वाए हैं। दोनों पर योजनाओं में 10% कमीशन लेने का आरोप लगा है। झारखंड में लानीना प्रभाव, लंबे समय तक सताएगी सर्दी, कल से मिलेगी थोड़ी राहत। 7 जिलों में शीतल लहर का येलो अलर्ट। झारखंड में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है, क्योंकि इस बार लानीना डेवलप हो रहा है, जो सामान्य से ज्यादा वर्षा का कारण बनता है। साथ ही प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में गिरावट आती है। ऊपर से पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड में उत्तर पश्चिम से उत्तरी हवा आ रही है, जो कनकनी बढ़ा रही है। 17 अक्टूबर को राज्य के 11 जिलों में शीतल लहर चलने की संभावना जताई गई है। इनमें पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, चतरा, रांची,
रांची, रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिला शामिल है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक लानीना की वजह से इस साल समय से पहले यानी नवंबर माह से ही कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। ये सिलसिला अगले साल फरवरी माह तक चल सकता है। खास बात है कि पिछले साल की तुलना में इस साल अच्छी ठंड पड़ेगी। इस बीच राहत की बात यह है कि 18 नवंबर से पूर्वी हवा चलने की वजह से न्यूनतम पारा में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में अगले 3 से 4 दिनों तक कनकनी से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम केंद्र के मुताबिक 18 नवंबर से 20 नवंबर तक सुबह के वक्त हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा रहेगा। हालांकि बाद में मौसम साफ रहेगा। 18 नवंबर को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में शीतल लहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा ठंड की वजह से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही बीपी बढ़ने की संभावना रहती है। शीतल लहर की वजह से धूप से पहले सुबह के वक्त वॉकिंग करना सही नहीं रहेगा। ठंड लगने से फ्लू और दस्त की शिकायत भी हो सकती है। लिहाजा बचाव का एकमात्र उपाय है गर्म कपड़े पहनना, गर्म भोजन करना, व्यायाम और योगा करना ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। साथ ही विटामिन सी से भरपूर सब्जी और फल का सेवन करें। सलाह दी गई है कि रात के वक्त अगर रूम हीटर चलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कमरे में प्रॉपर वेंटिलेशन हो। चतरा पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप, 1500 हाईवा मालिकों की हड़ताल जारी, सीएम से करेंगे शिकायत। टंडवा में कोयला ढुलाई में लगे करीब 1500 हाईवा मालिकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। हाईवा मालिकों ने टंडवा थाना प्रभारी पर अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप लगाया है। 12 नवंबर से शुरू हुई हड़ताल के चलते कोयला ढुलाई पूरी तरह से ठप है, जिससे राज्य सरकार को रोजाना करीब 1 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इस गतिरोध का असर कोयला परियोजनाओं पर भी पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि टंडवा सिमरिया रोड के खरदैया में प्रशासन द्वारा मौखिक नो एंट्री लगाने से भी कोल ट्रांसपोर्टर प्रशासन से क्षुब्ध हो गए हैं। हाईवा मालिकों ने आरोप लगाया है कि टंडवा थाना प्रभारी रात के समय गाड़ियों को रोकते हैं और उन पर खराब लाइट, अधिक लाइट लगाने, खराब तिरपाल और स्पीड मीटर खोलकर चलाने जैसे मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। इन आरोपों के बदले में वे प्रत्येक हाईवा से 5000 से 10,000 रुपए तक की अवैध वसूली करते हैं। हाईवा मालिकों का कहना है कि वे बेवजह केस और जुर्माने से क्षुब्ध होकर इस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हुए हैं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर रविवार को केरेदारी के चुंदरू धाम मैदान में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सिमरिया, टंडवा, केरेदारी, कटकम सांडी और आम्रपाली हाईवा ओनर्स एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए। इस दौरान टंडवा थाना प्रभारी के खिलाफ मुख्यमंत्री को सौंपे जाने वाले पत्र का मसौदा तैयार किया गया। हाईवा मालिकों के हड़ताल पर जाने के कारण कोयला डिस्पाच पूरी तरह से ठप है। सोमवार को इस समस्या के संबंध में सरकार को पत्र लिखा जाएगा। हड़ताल पर गए इन हाईवाओं की संख्या लगभग 1500 है, जो रोजाना करीब 60,000 टन कोयले की ढुलाई करते हैं। इनमें केरेदारी की चट्टी बारियातू कोल माइन से 15,000 टन, कटकम सांडी से 12,000 टन, डकरा से 3,000 टन, केडी माइंस पांडू से 6,000 टन, टोरी से 5,000 टन, आम्रपाली से 15,000 टन, आरसीआर से 2,000 टन और मगध से 1,000 टन की कोयला ढुलाई शामिल है। अगर जल्द हड़ताल खत्म नहीं हुई तो एनटीपीसी को कोयला संकट से जूझना पड़ सकता है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, सिर्फ शोकॉज या कार्रवाई से काम में तेजी नहीं आएगी, रचनात्मक सोच व ठोस कार्य योजना भी है जरूरी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सोमवार को अचानक कृषि निदेशालय पहुंची। वहां उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान उद्यान विभाग की अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी ली, लेकिन अफसरों के पास पूरा डेटा नहीं रहने पर मंत्री ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि योजनाओं की सुस्ती पर अधिकारियों को शोकॉज या कार्रवाई ही की जाए। रचनात्मक सोच और ठोस कार्य योजना के जरिए भी योजनाओं को गति प्रदान किया जा सकता है। मंत्री ने इस बात पर भी फोकस किया कि कैसे उन अड़चनों को दूर कर योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके। कृषि मंत्री ने कृषि निदेशालय में संचालित किसान कॉल सेंटर का औचक निरीक्षण भी किया। इस क्रम में उन्होंने कॉल सेंटर से किसान को फोन लगाकर विभाग द्वारा संचालित योजना की जानकारी देने की प्रक्रिया को समझा। मंत्री की उपस्थिति में किसान को फोन लगाकर उसकी परेशानी के बारे में जानकारी पूछी गई। इस मौके पर मंत्री ने अधिकारियों को कॉल सेंटर में कार्यरत ऑपरेटरों को विभाग की योजनाओं से अपडेट रखने के लिए प्रशिक्षण देने का निर्देश भी दिया। साथ ही मंत्री ने किसानों से टोल फ्री नंबर पर कॉल कर कृषि से संबंधित परेशानी को साझा करने और समाधान की जानकारी लेने की अपील की है। झारखंड शराब घोटाला में रामगढ़ डीसी को एसीबी ने किया तलब। झारखंड शराब घोटाला मामले में एसीबी की जांच का दायरा बढ़ते जा रहा है। एसीबी ने तत्कालीन उत्पाद आयुक्त और वर्तमान में रामगढ़ डीसी के पद पर पदस्थापित फैज अक अहमद को तलब किया है। एसीबी ने उन्हें सोमवार को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है। इससे पहले एसीबी ने इस मामले में आईएएस मुकेश कुमार और मनोज कुमार से पूछताछ कर चुकी है।
उल्लेखनीय है कि झारखंड में हुए शराब घोटाला मामले में एसीबी ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग तत्कालीन सचिव विनय चौबे सहित 13 लोगों पर नामजद एफआईआर कराया गया है। इस केस में पहली गिरफ्तारी वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे की हुई थी। एसीबी की एफआईआर में कहा गया है कि 2 प्लेसमेंट एजेंसियों की फर्जी बैंक गारंटी की अधिकारियों ने जांच तक नहीं की, जिसकी वजह से 38.44 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। बैंक गारंटी के संबंध में संबंधित बैंक के प्रबंधक द्वारा बताया गया कि ये बैंक गारंटी न तो बैंक द्वारा निर्गत की गई है और न ही इस पर प्रयुक्त लेटर हेड सिग्नेचर बैंक से संबंधित है। इसके बाद भी इन प्लेसमेंट एजेंसियों पर कार्रवाई नहीं की गई। नियमानुकूल रिकवरी नहीं होने पर मेसिस विजन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड पर मार्च 2025 तक 12,98,18,405 रुपए और मेसिस मार्शन इनोवेटिव सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर मार्च 2025 तक 25,46,66,313 रुपए की देनदारी होने की बात सामने आई है। रांची टाटा रोड पर भीषण सड़क हादसा, वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां राइसा मोड़ के पास तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान नामकुम निवासी संजय मुंडा और बुढ़मू निवासी सुकरा मुंडा के रूप में हुई है। दोनों रिश्ते में साला बहनोई थे। इधर घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग वाहन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को तुरंत इलाज के लिए रिम्स ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। पुलिस टक्कर मारकर भागने वाले अज्ञात वाहन और उसके चालक का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। धनबाद के गंगा सतलज एक्सप्रेस में यात्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बनारस से धनबाद आ रही गंगा सतलज एक्सप्रेस में एक यात्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यात्री की पहचान धनसार थाना क्षेत्र के बनमसिया शंकर नगर निवासी दिवाकर कुमार 35 वर्षीय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह जीआरपी को सूचना मिली कि ट्रेन में एक यात्री बेहोशी की हालत में पड़ा है। ट्रेन के धनबाद स्टेशन पहुंचते ही जीआरपी टीम ने दिवाकर को नीचे उतारा और रेलवे अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना को लेकर दिवाकर के चचेरे भाई गजेंद्र राम ने बताया कि करीब 1 माह पहले दिवाकर के पिता का निधन हुआ था। इसके बाद वे बनारस गंगा स्नान के लिए गए थे। धनबाद स्टेशन पहुंचने से लगभग 10 मिनट पहले दिवाकर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आशंका है कि ठंड लगने या हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हुई होगी। घटना की जानकारी जीआरपी ने परिजनों को दी। जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि की। वहीं जीआरपी स्टाफ राकेश कुमार ने बताया कि बेहोशी की सूचना मिलते ही स्टेशन प्रबंधन के साथ समन्वय कर तत्काल कार्रवाई की गई। यात्री को ट्रेन से उतारकर तुरंत अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। सऊदी अरब सड़क हादसे पर इरफान अंसारी ने जताया शोक। सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रहे उमरा यात्रियों की बस और ट्रक के टैंकर के बीच भीषण टक्कर हुई है। इस हादसे में 42 लोगों की मौत की खबर है। इस पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और हज कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इरफान अंसारी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह हादसा अत्यंत पीड़ादायक है और पूरे समुदाय के लिए भारी क्षति है। इरफान अंसारी ने बताया कि वे लगातार संबंधित अधिकारियों से संपर्क में हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि झारखंड से कोई यात्री इस दुर्घटना का शिकार तो नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार और हज कमेटी स्थिति पर नजर रखे हुए है। कहा कि जरूरत पड़ने पर परिवारों को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रार्थना की कि अल्लाह सभी दिवंगतों को जन्नतुल फिरदौस में स्थान दे और शोकग्रस्त परिवारों को इस बड़े सदमे से उबरने की शक्ति प्रदान करे। आम्रपाली चंद्रगुप्त क्षेत्र के जीएम की चिट्ठी के बाद शुरू हुई 15 रुपए प्रति टन की अवैध वसूली। टंडवा में ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दिया है। हाईवा मालिकों ने काम बंद कर दिए हैं। 1500 हाईवा के चक्के थम गए हैं। 5 दिनों से कोयले का उठाव बंद है। टंडवा पुलिस पर प्रति टन 15 रुपए की अवैध वसूली करने का आरोप है। इस अवैध वसूली की शुरुआत अगस्त महीने में हुई थी। इस वसूली की जानकारी चतरा से लेकर रांची के आला अधिकारियों तक थी। हिस्से भी मिलते रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सीसीएल की आम्रपाली चंद्रगुप्त क्षेत्र के जीएम के महाप्रबंधक ने 24 अगस्त 2025 को एक पत्र जारी किया। पत्र क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधक और प्रेषण अधिकारी को संबोधित था और पत्र की प्रति सीसीएल मुख्यालय आम्रपाली परियोजना पदाधिकारी और टंडवा थाना की पुलिस को दी गई थी। पत्र में ये उल्लेख किया गया था कि आपराधिक घटनाओं की वजह से कोयला उठाव करने वाले डीओ होल्डर के लिफ्टर और ट्रांसपोर्टर का पुलिस सत्यापन किया जाना जरूरी है। पुलिस सत्यापन के बाद ही कोयला उठाने की अनुमति दी जाएगी। इस पत्र के बाद लिफ्टर और ट्रांसपोर्टर का थाने में पहुंचना मजबूरी हो गया। बताया जाता है कि जीएम के स्तर से इस तरह का पत्र पहली बार जारी हुआ। शुरू में कुछ ट्रांसपोर्टरों ने विरोध किया, लेकिन चौतरफा दबाव के आगे झुकना पड़ा। दबाव बनाने वालों में बड़े बड़े अफसर से लेकर चतरा पुलिस के अधिकारी शामिल थे। साथ ही प्रति टन 15 रुपए फिक्स कर दिया गया। समझा
जा सकता है कि टंडवा के विभिन्न कोल परियोजनाओं से प्रति माह लगभग 5 लाख टन कोयले का उठाव होता है। इस हिसाब से प्रति माह वसूली 75 लाख से अधिक का हो जाता है। यूं ही नहीं, टंडवा पिपरवार थाना को चतरा का क्रीम थानम माना जाता है। जेएमएम ने रांची महानगर संयोजक मंडली का किया पुनर्गठन। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति के निर्देश पर रांची जिला अंतर्गत रांची महानगर संयोजक मंडली का पुनर्गठन किया गया है। इसके तहत कुल 32 सदस्यों की संशोधित सूची जारी की गई है। आदेश महासचिव विनोद कुमार पांडेय द्वारा 17 नवंबर 2025 को जारी किया गया। केंद्रीय समिति ने स्पष्ट किया है कि जारी सूची के सदस्य 15 दिनों के भीतर विभिन्न समितियों का गठन और पुनर्गठन पूरा करेंगे तथा संबंधित रिपोर्ट जिला संयोजक मंडली को सौंपेंगे। संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से ये निर्देश जारी किया गया है। पार्टी ने कहा है कि महानगर स्तर पर संगठनात्मक मजबूती के लिए ये कदम महत्वपूर्ण है और इससे स्थानीय इकाइयों के कार्यों में पारदर्शिता और सामंजस्य बढ़ेगा। सभी सदस्यों से आगामी कार्यक्रमों में सक्रियता की अपेक्षा की गई है। पागुड़ में पाइपलाइन कार्य से सड़क पर बढ़ी सुरक्षा की चिंता, धूल और खुले केबल ने बढ़ाई परेशानी। पागुड़ के गोकुलपुर लड्डू बाबू आम बगान पेट्रोल पंप के समीप डीएवी पब्लिक स्कूल रोड पर पाइपलाइन संवेदक द्वारा किए जा रहे मिट्टी कार्य ने आम लोगों के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। मुख्य सड़क के किनारे खोदी गई मिट्टी को अब तक नहीं हटाया गया है, जिसे राहगीरों, वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर फिसलन और असंतुलन की स्थिति बन गई है, जिससे किसी भी समय बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इस दौरान सड़क किनारे केबल तार भी बाहर निकला हुआ है, जो स्थिति को और भी खतरनाक बना रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि संवेदक द्वारा जल छिड़काव नहीं किए जाने से मिट्टी सूखकर धूल में बदल रही है। उड़ती धूल से लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है ताकि सड़क को सुरक्षित बनाया जा सके, मिट्टी हटाई जाए, धूल नियंत्रण किया जाए और खुले केबल तार को तुरंत ठीक किया जाए। देवघर को मिला आधुनिक शिक्षा का नया द्वार, राज्यपाल बोले अब सीमांत जिलों के बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की गारंटी। देवघर जिले के कोठिया स्थित एक निजी स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार ने शिरकत की। यहां उन्होंने छात्रों और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। सरकारी स्कूल के साथ साथ निजी स्कूल भी साक्षरता दर बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि देवघर एक ऐसा क्षेत्र है जो झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार के आसपास के भी कई जिलों से जुड़ा हुआ है। यदि बड़े और उच्च सुविधा वाले निजी स्कूल देवघर जैसे जिलों में खुलते हैं तो निश्चित रूप से आसपास के राज्य जैसे बिहार और उसके कई जिलों के बच्चों को भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा हासिल करने का मौका मिलेगा। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि ये संस्थान सिर्फ किताबें नहीं बल्कि चरित्र, तकनीकी समझ और 21वीं सदी के कौशल से लैसिक संपूर्ण शिक्षा देने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए विशेष पहल करेगा। झारखंड जैसे युवा प्रधान राज्य में यहाँ गुणवत्तापूर्ण स्कूलों की कमी एक बड़ी चुनौती रही है। वहीं इस नए संस्थान का शुभारंभ उम्मीद, अवसर और उन्नति तीनों का संभावित केंद्र बनकर उभर रहा है। वहीं स्कूल के प्रबंधन समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि ये स्कूल अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को बेहतर भविष्य देने का काम करेगा। उद्योगों को प्रदूषण स्तर के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए अब नया सिस्टम होगा लागू। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने उद्योगों को उनके प्रदूषण स्तर के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली के तहत उद्योगों को लाल, नारंगी, हरा, सफेद और नीली श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। उद्योगों को उनके जल, वायु और अपशिष्ट प्रदूषण के आधार पर एक प्रदूषण सूचकांक दिया जाएगा। लाल श्रेणी के उद्योगों की निगरानी सबसे अधिक होगी, जबकि सफेद श्रेणी के उद्योगों की निगरानी कम की जाएगी। उद्योगों को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऊर्जा विभाग में घोटाले की जांच के लिए दायर एनर्जी वॉचडॉग की पीआईएल पर हुई सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में ऊर्जा विभाग में लगभग 500 करोड़ रुपए के बिजली घोटाले की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर अब 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की बेंच कर रही है। याचिका में मेसर्स अमेलगम स्टील्स एंड पावर लिमिटेड और मेसर्स अमेलगम स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL पक्षकार हैं। याचिका में कहा गया है कि उक्त दोनों कंपनियां जो आपस में सिस्टर कंपनियां हैं, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर आपस में ही बिजली की अवैध खरीद बिक्री की, जिससे राज्य सरकार के खजाने को लगभग 500 करोड़ रुपए का भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। इसलिए इस पूरे मामले की जांच ACB से कराई जाए। अदालत ने आरोपी कंपनियों को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। अगली सुनवाई तक कंपनियों को अपना जवाब दायर करना है।
कोर्ट ने एसीबी को विनय सिंह से पूछताछ की अनुमति नहीं दी। आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहने के दौरान वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद बिक्री और नियम विरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े केस के प्रमुख आरोपी विनय सिंह से पूछताछ करने के लिए एसीबी ने कोर्ट से अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने एसीबी को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। एसीबी ने हजारीबाग कोर्ट में आवेदन देकर यह आग्रह किया था कि जेल में बंद विनय सिंह से 5 दिनों तक पूछताछ की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने एसीबी के आग्रह को ठुकरा दिया। कोर्ट से अनुमति न मिलने के बाद अब एसीबी विनय सिंह से पूछताछ नहीं कर पाएगी। आईएएस विनय चौबे के करीबी ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह एसीबी की कांड संख्या 11/2015 की नामजद आरोपी हैं। एसीबी के मुताबिक जिस भूमि को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है वो विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के नाम है। ये भूमि हजारीबाग के सदर अंचल के थाना नंबर 252 में स्थित है, जिसका खाता नंबर 95, प्लॉट नंबर 155, 160 और 848, जिसका कुल रकबा 28 डिसमिल और खाता नंबर 73, प्लॉट नंबर 812 का रकबा 72 डिसमिल है। ये भूमि सदर अंचल के बभनवे मौजा के हल्का 11 में स्थित है। उक्त खाता प्लॉट की भूमि पर विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह का दखल कब्जा है और फिलहाल इस पर नेक्स्ट जेन का शोरूम संचालित है। सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हुए शामिल। सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में सोमवार को 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने 78 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। इसके साथ ही 37 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। दीक्षांत समारोह में सर्वश्रेष्ठ स्नातक के रूप में तृप्ति शोभा मरांडी को सम्मानित किया गया। वो दुमका के सेंट जेवियर्स कॉलेज महारो की गणित विभाग की यूजी सत्र 2021-24 की छात्रा रही हैं। उन्होंने अपने सत्र में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने शोध और नवाचार से नई संभावना विकसित कर समाज के लिए प्रेरणा बने। उन्होंने कहा कि जीवन के नए अध्याय की ये शुरुआत है। चुनौतियां आएंगी पर अवसर अनंत हैं। राज्यपाल ने कहा कि अपने कार्यों से समाज को नई दिशा दें। आपका कार्य समाज और राष्ट्र के सर्वोच्च हित में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सफलता केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर कुनुल कांदीर, जामा क्षेत्र की विधायक लुइस मरांडी समेत जिले के अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने संबोधन में कहा कि ये विश्वविद्यालय अमर शहीद सिद्धो कान्हू के नाम पर बना है, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। राज्यपाल ने कहा कि सिद्धो कान्हू जनजाति समुदाय ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राज्यपाल ने समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं को कहा कि आज का ये दीक्षांत समारोह आपके शिक्षा का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्र छात्राओं से कहा कि पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास और बेहतर स्वास्थ्य समेत तमाम क्षेत्रों में अपना बहुमूल्य योगदान देकर लोगों के हित में काम करें। राज्यपाल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें आप भी अपना बहुमूल्य योगदान देकर अपनी भूमिका अदा करें। झारखंड ओपन कराटे चैंपियनशिप संपन्न 21 स्वर्ण पदक के साथ रांची बनी ओवरऑल चैंपियन। रांची के बहु बाजार स्थित बिशप स्कूल में झारखंड के 25वें स्थापना दिवस पर आयोजित दूसरी सिकोकई झारखंड ओपन कराटे चैंपियनशिप का सफल समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में राज्य भर से करीब 600 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मेजबान रांची की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण पदक जीते और ओवरऑल चैंपियन बनी। दूसरे स्थान पर पश्चिमी सिंहभूम, तीसरे स्थान पर दुमका और चौथे स्थान पर धनबाद की टीम रही। लड़कियों में रांची की अनन्या ट्विंकल कुजूर और लड़कों में पश्चिमी सिंहभूम के सत्यम गुप्ता चैंपियन बने। वहीं धनबाद को अनुशासित टीम का खिताब मिला। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने विजेताओं को सम्मानित किया और कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए कई योजनाएं ला रही है। इससे खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। बिशप स्कूल के प्राचार्य IA जैकब ने कहा कि सभी स्कूलों में कराटे को अनिवार्य विषय बनाना चाहिए। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अकेडमी के तकनीकी निदेशक रेंशी सुनील किस्पोट्टा ने बताया कि प्रतियोगिता में 55 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। चयनित खिलाड़ी 19 से 21 दिसंबर तक पटना में होने वाली ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। हजारीबाग का आत्मनिर्भर गौशाला, किसानों की बल्ले बल्ले। हजारीबाग जिले में स्थित हजारीबाग गौशाला इन दिनों खूब चर्चा के केंद्र में है। यहाँ एक गौशाला आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है, जिससे गौशाला को आर्थिक फायदा तो मिल ही रहा है, साथ ही इसका लाभ आम जनता और किसानों को भी हो रहा है, जिससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। आखिर कैसे गौशाला आत्मनिर्भर बन रहा है? दरअसल हजारीबाग गौशाला में 500 से अधिक गाय रहती हैं। ये वैसी गायें हैं जिन्हें रेस्क्यू कर गौशाला लाया गया है। गौशाला को चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है, जिसे
जिसे देखते हुए गौशाला कमेटी खुद ही जैविक खाद तैयार करती है। जैविक खाद के साथ साथ गोबर भी किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। कमेटी के सदस्यों का कहना है कि गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिसमें जैविक खाद तैयार कर बेचना शामिल है। जैविक खाद का उपयोग करने से उत्पादन तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा फूल के बगीचे में खाद डाल दिया जाए तो फूलों की पैदावार में इजाफा होता है। यही कारण है कि दूर दराज से किसान आकर भारी मात्रा में जैविक खाद ले जा रहे हैं। इसके अलावा गोबर भी किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इन सबसे मिलने वाले पैसों से ही गौशाला की गायों को चारा उपलब्ध कराया जाता है। जैविक खाद बनाने वाली महिला अल्पना बताती हैं कि पहले गड्ढा कर गोबर डाल दिया जाता है, उसके ऊपर केंचुए छोड़े जाते हैं, उसे सूखे हुए पत्तों से ढक दिया जाता है, जिसके बाद 2 से ढाई महीने में जैविक खाद बनकर तैयार हो जाता है। जैविक खाद की मांग इतनी अधिक है कि लोग पहले से ही बुकिंग करा लेते हैं। किसानों के साथ साथ आम लोग भी बाग बगीचों के लिए जैविक खाद यहीं से ले जाते हैं। वहीं एक स्थानीय कर्मचारी का कहना है कि गौशाला में तैयार हो रहे जैविक खाद की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि गौशाला के एक अलग क्षेत्र में जैविक खाद तैयार किया जाता है। 5 किलो के पैकेट से लेकर 50 किलो का बोरा तैयार किया जाता है। जैविक खाद ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्रों के लोग भी ले जाते हैं। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।